नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरदा के जटपुरा से बड़ी खबर, जहां खलियान में अचानक आग लग गई। तेज हवा की वजह से आग फैलने भी लगी। गांव के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल कर्मियों को दी। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि स्पार्किंग की वजह से ये आग लगी है। आग की वजह से किसानों का भूसा जलकर राख हो गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अचानक देर रात आग लग गई। स्पार्किंग की वजह से यह आग लगी और किसान चूंकि फसल के बाद अपना भूसा बनाकर और रखते हैं और उस भूसे में भी आग लग गई, जिसकी वजह से पूरा भूसा जो है वो जलकर राख हो गया। जानवरों के खाने की ये व्यवस्था होती है, साल भर का इंतजाम किसान कर लेते हैं, लेकिन ये भूसा उनका जलकर राख हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं। देर रात का मामला है जहां अचानक ये आग लगी। हरदा के जटपुरा से ये खबर हम आपको पहुंचा रखे हैं, जहां खलियान में अचानक आग लग गई। तेज हवा की वजह से ये आग ने विकराल रूप ले लिया और फैलती चली गई। हालांकि जैसे ही गांव वालों को सूचना मिली, ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। दमकल कर्मियों को सूचना दी गई। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। ये तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। बर्बादी की आग ये साबित हुई है, क्योंकि इस आग ने जानवरों का जो भूसा है वो स्वाहा कर दिया है। किसानों की जो मेहनत है उस पर पानी फेर दिया है। ये तस्वीरें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि विकराल रूप आग ने ले लिया था। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सरपंचों से चर्चा करने वाले हैं। ग्रामीण विकास के मुद्दे पर सरपंचों से बातचीत होगी। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरपंच जुड़ेंगे। पंच परमेश्वर योजना को लेकर भी बातचीत की जा सकती है। ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 1555 करोड़ रुपए की राशि जारी हो चुकी है। तो सरपंचों से बातचीत सीएम करने वाले हैं और ग्रामीण विकास के लिहाज से ये जो कॉन्फ्रेंसिंग है ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, कितनी महत्वपूर्ण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को माफ कीजिएगा, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को माना जाए, इस चर्चा को माना जाए, और किन बिंदुओं पर बातचीत सीएम आज करने वाले हैं सरपंचों से? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, ये महत्वपूर्ण आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 4 बजे जितने भी सरपंच हैं प्रदेश भर के उन सभी से संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए इससे पहले भी मुख्यमंत्री सरपंचों के साथ में बातचीत कर चुके हैं और ख़ास तौर से जो चर्चा का एजेंडा है वो पंच परमेश्वर योजना जो सरपंचों के इलाकों के लिए या ग्रामीण इलाकों के लिए है, उनको लेकर वो बातचीत करेंगे। देखिए अगर आपको याद हो तो इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पिछली कमलनाथ सरकार थी उस पर कई बार ये आरोप लगा चुके हैं कि जो पंचायतों के पैसे थे उसको रोकने का काम कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार ने किया था। और अब मध्य प्रदेश की सरकार यानी कि जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है उनकी ओर से करीब 1550 करोड़ रुपए पंचायतों के खातों में अलग अलग भेजे गए हैं। ये जो योजना है वो दरअसल ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर नल जल की योजना, साथ ही साथ में जो वहाँ रास्ते सड़क बनाए जाने हैं उनकी योजना है, पंचायतों में जो डेवलपमेंट के कार्य कराए जाने हैं उनको लेकर है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पंच परमेश्वर योजना के तहत शामिल हैं और उसी के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सरपंचों से बातचीत करेंगे। बिल्कुल, तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये बीसी मानी जा रही है और इसमें सरपंचों से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीएम बात करेंगे। साथ में रहें शरद, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज ने रोजगार सेतु पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है। पहले दिन ही मजदूरों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रवासी मजदूरों का सर्वे करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है। अब तक 13,10,000 प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन इस सेतु के जरिए हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने में ये सेतु कितना महत्वपूर्ण साबित हो पाएगा? शुरुआत हो चुकी है, अब शुरुआत के साथ किस तरह से फायदा होना शुरू हुआ है मजदूरों को?
बिल्कुल देखिए, सरकार ने ये बात कही थी और ये ऐलान किया था कि कोरोना आपदा के बाद में जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे ऐसे प्रवासी मजदूर जो मध्य प्रदेश के बाहर रहकर काम कर रहे थे या मजदूरी कर रहे थे या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उन्हें अपना काम धंधा छोड़कर वापस अपने घर यानी मध्य प्रदेश आना पड़ा है। तो ऐसे जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए, इसके लिए ये एक जो पोर्टल है रोजगार सेतु पोर्टल, ये बनाया गया है। इसका शुभारंभ कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया और ये दावा किया है सरकार ने कि पहले ही दिन 79 जो मजदूर हैं जो इस पोर्टल से रजिस्ट्रेशन के जरिए जुड़े थे उनको रोजगार मुहैया कराया गया है और ये जो सिलसिला है वो आगे भी जारी रहेगा। इस पोर्टल की खास बात ये है कि इसमें जो प्रवासी मजदूर हैं उन्होंने तो रजिस्ट्रेशन अपने कराए ही हैं, साथ ही साथ में जो नौकरी देने वाले नियोक्ता हैं अलग अलग, मसलन कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना चाहता है या किसी फैक्ट्री में किसी कुशल कामगार की ज़रूरत है, तो ऐसे नियोक्ता भी इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे जो मजदूरों को नौकरी देने का या रोजगार देने का काम करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण कदम है प्रदेश सरकार की ओर से। देखना होगा कि आखिरकार ये मजदूरों के लिए कितनी मददगार साबित हो पाती है सरकार की योजना। बिल्कुल, अच्छे लिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पुलिस मुख्यालय का बड़ा फैसला, जोनल स्तर पर कांस्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक के ट्रांसफर हो सकेंगे। डीजीपी ने पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है। जोनल स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन किया गया है और बोर्ड में जोन के आईजी, अध्यक्ष, डीआईजी, एसपी सदस्य होंगे। पुलिस मुख्यालय ने ट्रांसफर की गाइडलाइन जारी कर दी है। आरक्षक सब इंस्पेक्टर रैंक के सीधे ट्रांसफर हो सकेंगे। इंस्पेक्टर रैंक के लिए पीएचक्यू की प्रशासन शाखा से अनुमोदन लेना होगा। तो ये व्यवस्था अब नए सिरे से लागू होती हुई नजर आ रही है। पुलिस विभाग ने संविलियन का फैसला लिया है। ड्राइवरों की कमी को पूरा करने के लिए यह संविलियन का फैसला लिया गया है। 100 आरक्षक का जीडी का आरक्षक का चालक पद पर संविलियन किया गया है। सभी की पदस्थापना की गई है। विशेष सशस्त्र बल ने यह आदेश जारी किया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। पुलिस विभाग ने संविलियन का फैसला ले लिया है और ड्राइवरों की कमी को पूरा करने के लिहाज से ये संविलियन किया गया है। 100 आरक्षक जीडी का आरक्षक चालक पद पर संविलियन किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अब इस संविलियन के बाद किस तरह की तब्दीली देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, पुलिस विभाग में ड्राइवरों की काफी कमी है। हालांकि पिछले कुछ सालों में भर्ती भी नहीं हो पाई। यही कारण है कि ड्राइवरों का जो ट्रेड है उसमें कहीं ना कहीं कमी थी और यही कारण था कि लगातार विभाग की तरफ से देखा जा रहा था कि किस तरीके से इसे पूरा किया जाए और पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में कई बैठकें भी बुलाई थी और यही सबसे बड़ी वजह थी कि जो एसएफ है वहां से जो जीडी के जो कांस्टेबल हैं उनका संविलियन जो है वो चालक कांस्टेबल में कर दिया गया है। तो अब जो अभी तक जनरल अपनी सेवाएं दे रहे थे, सामान्य जो ड्यूटी कर रहे थे, उनको उनकी स्वेच्छा के अनुसार जो है उनका संविलियन अब ड्राइवर कांस्टेबल के तौर पर कर दिया गया है। करीब 100 ऐसे कांस्टेबल हैं जिन्हें ड्राइवर बनाया गया है और उनके ट्रेनिंग से लेकर तमाम जो इनकी योग्यता है उसके अनुसार इनकी अब ट्रेनिंग होगी और जो 100 जो संविलियन जिन कांस्टेबल का किया गया है अब उनको जो आदेश है वो जारी हो गए और साथ में उनकी जो नई पदस्थापना है उसको कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई देगी। मनोज, एक और चीज, पुलिस मुख्यालय की तरफ से पुलिस विभाग में ट्रांसफर प्रोसेस को लेकर भी परिवर्तन हुआ है। क्या इसकी लंबे समय से दरकार थी या फिर कोई दिक्कत महसूस होती थी जो अब ये नई प्रोसेस लागू की गई? दीपेश, पुलिस मुख्यालय स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड था जो कि तमाम जो आईपीएस अधिकारी हैं, जिले के एसपी हैं, आईजी हैं, एडीजी हैं, उनके ट्रांसफर को लेके ये बोर्ड फैसला लेता था और उसके बाद ये फैसला का जो भी आदेश रहता था वो गृह विभाग जाता था और उसके बाद वहां से अंतिम मोहर लगती थी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके। लेकिन जिला स्तर पे काफी कंफ्यूजन थी और यही कारण था कि डीजी विवेक जोहरी ने कल जो है जो पुलिस मुख्यालय की स्थापना
बोर्ड की जो बैठक थी उसमें ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि जो भी जोन के जो आईजी हैं, जिनमें कांस्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर और टीआई तक के जो ट्रांसफर है, उसको लेकर अब फैसला जो है पुलिस मुख्यालय स्तर पर नहीं होगा, जोन स्तर पर रहेगा। और पुलिस मुख्यालय की तर्ज पर जो है जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें आईजी इसके अध्यक्ष रहेंगे, सदस्य डीआईजी और एसपी रहेंगे, जो कि कांस्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर के ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं प्रक्रिया जो है वो थोड़ी सी आसान भी हो जाएगी जिला स्तर पर। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोरोना का हॉटस्पॉट बने इंदौर में कोरोना की लड़ाई अब सड़कों पर नजर आएगी। बीजेपी और कांग्रेस ने कोरोना जन जागरण अभियान चलाने की घोषणा की है। कांग्रेस ने जहां 25 लाख मास्क बांटने का ऐलान किया है, तो वहीं बीजेपी के सभी विधायक, सांसद और पदाधिकारी चौराहों पर तख्तियां लेकर आज खड़े होंगे और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कोरोना के बहाने दोनों ही पार्टियां उपचुनाव में अपना राजनीतिक हित साधना चाह रही हैं। 25 लाख मास्क ऐसे पूरे शहर में घर घर कांग्रेस पार्टी बंटवाएगी, उसका कार्यक्रम अलग से जारी होगा। लोगों को जन जागरण लाएंगे कि आप सरकार से आस मत रखो, इंदौर शहर के वासी अब खुद संभलो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखते हुए एक और बहुत अभी ये सुरक्षा उपायों के साथ साथ सबसे ज्यादा जोर जिस बात पे दिया जा रहा है वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पे। अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को कैसे अपना इम्यून पावर बढ़ा सकते हैं, तो इन सब विषयों को लेके हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 11 तारीख को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक इंदौर के सारे प्रमुख चौराहों पर। इंदौर में कोरोना के 41 नए केस पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 3,922 हो चुकी है। अब तक 2,618 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। 1,141 मरीजों का इलाज चल रहा है। तो 41 नए केस मिल गए हैं इंदौर में, और इन 41 नए केस मिलने के बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,922 हो चुकी है। अब तक 2,618 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। तो रिकवरी रेट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और ये एक अच्छा संकेत है, चाहे इंदौर को, भोपाल को या फिर मध्य प्रदेश के अन्य शहर। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है, रिकवरी अब दर बढ़ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या ताजा जानकारी फिलहाल इन 31 नए केस को लेकर? माफ कीजिएगा, 41। बिल्कुल, देखिए इंदौर में अगर कहा जाए तो अब कोरोना कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 1028 सैंपल लिए गए, लेकिन जांच जो हुई सैंपल की वो रिकॉर्ड सैंपल की जांच हुई, और पहली बार है कि ये 3107 सैंपल जांचे गए, जिसमें से 3039 सैंपल नेगेटिव निकले और सिर्फ 41 सैंपल पॉजिटिव निकले। अभी तक इंदौर में ये पहली बार है कि 3000 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई, वो भी एक दिन में। तो ये बड़ी बात है कि अब जांच की रफ्तार बढ़ रही है, और जो संक्रमण की दर है वो लगातार कम होती जा रही है, और मरीजों की संख्या भी कम होती जा रही है। अभी तक अगर मरीजों की बात की जाए तो अभी 3922 मरीज हैं जो कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या वो पहुंच चुकी है। वहीं 2 मरीजों की मौत की पुष्टि मेडिकल बुलेटिन में हुई है, मरने वालों की संख्या 163 पर पहुंच गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 2618 मरीज हैं वो स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं, ये बड़ी बात है। रिकवरी जो रेट है वो 69% तक पहुंच गया है। ये इंदौर के लिए बड़ी अच्छी बात है कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है और संक्रमण की दर लगातार कम होती जा रही है। हालांकि अभी भी 1141 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है, वो भर्ती हैं, और अब ऐसा माना जा रहा है कि धीरे धीरे इंदौर के हालात सुधरेंगे, क्योंकि जिस तरह मरीजों की संख्या कम होती जा रही है, कंटेनमेंट एरिया भी कम होते जा रहे हैं। 137 कंटेनमेंट एरिया है जिनको डीनोटिफाई कर दिया गया है, और अब सिर्फ 28 एरिया बचे हैं जो कंटेनमेंट जोन में हैं। तो ऐसे में अब धीरे धीरे शहर भी खुलता जा रहा है और मरीजों की संख्या भी कम हो रही है। तो अब कोरोना के खिलाफ जो इंदौर की जंग है वो उसमें जीतते हुए लोग बिल्कुल सकारात्मक कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से आंकड़ों का अगर जिक्र किया जाए तो मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 पार पहुंच चुकी है। अब तक 6700 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। इंदौर और भोपाल में संक्रमण के ज्यादा मामले
सामने आए हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। देवास के खाटपीपलिया उपचुनाव को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान पूर्व मंत्री बीजेपी पर जमकर बरसे। कांग्रेस नेता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा कांग्रेस के बागियों को भी निशाने पर लिया। इस दौरान शब्दों की मर्यादा भी टूटती नजर आई। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को कांग्रेस ने खाटपीपलिया का प्रभारी बनाया है। सभी हम लोग यही रहेंगे इस आशा और विश्वास के साथ। वो मिलावटी चीज खाने को अब तैयार नहीं है, गद्दारों को अब सहन करने को तैयार नहीं है। मीर जाफर जयचंद की कौमों को अब जो मारपीट हुई 24 जगह इनके विधायक जो बिके हैं ये क्षेत्र में घुस नहीं पाएंगे। ये मनीष बता रहा था कि कल मनोज चौधरी भी कांच बंद करके भागा। इन लोगों ने लोकतंत्र को इतिहास को कलंकित किया है। सिंधिया जी ने तो इतिहास दोहराया है। झांसी की रानी की पीठ में छुरा होगा, अब कांग्रेस की पीठ होती थी। प्रदेश में गेहूं की इस बार रिकॉर्ड खरीदी हुई है, वो खबर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में गेहूं की इस बार रिकॉर्ड खरीदारी सरकार ने की है। इस लिहाज से मध्य प्रदेश पंजाब से आगे निकल चुका है, लेकिन खरीदा गया गेहूं मंडियों में सड़ रहा है। यही नहीं, इसके जरिए करोड़ों का खेल भी चल रहा है। जबलपुर में इस साल करीब 3.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं सरकार ने खरीदा है, लेकिन खरीदे गए गेहूं के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 1 लाख क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। खास बात यह है कि वेयरहाउस में खुले में रखे गेहूं को पहुंचाया जा सकता है, लेकिन जगह होने के बावजूद ऐसा नहीं किया जा रहा है। प्रशासन को भी वेयरहाउस खाली होने की जानकारी है। समितियों की तरफ से भी गेहूं नजदीक के बजाय दूर के वेयरहाउस में भेजा जा रहा है। इसके जरिए ट्रांसपोर्टरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। वहीं खुले में रखे गेहूं को कहा यह जा रहा है कि बाद में अमानक बताकर कौड़ियों के भाव बेच दिया जाएगा। इसके जरिए व्यापारियों को फायदा पहुंचाया जाएगा। उधर संभागायुक्त ने मामले को गंभीर माना है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। 4 लाख क्विंटल करीब जबलपुर में, उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ का माल ओपन कैप और साइलों में पहले भेजा गया है। प्राथमिकता उनको दी गई, जबकि गोदामों को प्राथमिकता देना चाहिए थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा एक गोदाम खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर अभी लगभग मेरे ख्याल से 20 से 25 हजार क्विंटल माल आ जाएगा मानक, लेकिन गोदामों को छोड़ करके अभी भी माल पता नहीं ओपन कैप में क्यों भेजा जा रहा है। आज की डेट में यदि जबलपुर में देखा जाए तो 50 लाख क्विंटल, मेरे हिसाब से 40 से 50 लाख क्विंटल के गोदाम हैं, जिसमें से मैं यह नहीं कह रहा कि पूरे खाली हैं या पूरे भरे हुए हैं, लेकिन अमूमन आज की डेट में ऐसे गोदाम है जो कि मेरे ख्याल से 8 से 10 लाख क्विंटल के गोदाम खाली हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि यदि कहीं गेहूं खराब हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी तय होगी। साथ में राज्य सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि यदि गेहूं कहीं भीग गया है या खराब हो गया है तो उसको सुखाया जाए और उसकी फिर से ग्रेडिंग की जाए। वो ग्रेडिंग करके कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गेहूं है वो गुणवत्ता में आ जाए और वो जो है वो सही तरीके से भंडारित हो जाए। लेकिन फिर भी यदि समिति स्तर पर कहीं गड़बड़ियां हैं और परिवहन में लापरवाही है तो जो परिवहन करता है इसकी जिम्मेदारी फिक्स होगी, जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स होगी और इसमें उनको निश्चित रूप से आगे चल करके पेनल्टी भी इम्पोज होंगी और लापरवाही के लिए अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाइयाँ। वेयरहाउस खाली पड़े हैं, इसके बावजूद जबलपुर जिले में खरीदा गया सरकारी गेहूं खुले आसमान के नीचे डला है और सड़ने को आमादा है। मानसून सर पे है, इसके बावजूद ओपन कैप में ही गेहूं का भंडारण जो है वो किया जा रहा है। जबकि हकीकत आप देखिए कि ये जो वेयरहाउस हैं, ऐसे कई अधिकांश वेयरहाउस हैं जो इस तरीके से आधे आधे भरे हुए हैं या फिर कुछ तो पूरे ही खाली हैं, लेकिन पहले इन्हें सरकारी दस्तावेजों में पूरा भरा बताया गया और उसके बाद जब शिकायत की गई तो अब जाकर दूसरे जिले के गेहूं है जो खरीदा गया है उसे बुलाकर यहां
वहां भंडारण किया जा रहा है या फिर इस प्रकार से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब सरकारी महकमे की ये तमाम जो प्रक्रिया है या जो गतिविधियां हैं वो सवालों के घेरे में है कि आखिर जब जबलपुर जिले में पहले ही इतने सारे वेयर हाउस खाली थे तो आखिर जिले के जो गेहूं है जो खरीदा गया उन्हें आखिर भंडारण क्यों नहीं किया गया। आज करोड़ों का गेहूं बर्बाद हो गया है और आने वाले दिनों में भी ये खबरें होंगी कि और करोड़ों का जो गेहूं है वो भी बर्बाद हो जाएगा और बाद में या तो इन्हें पीडीएस की दुकानों में भेजा जाएगा या फिर निजी हाथों में नीलामी के जरिए सौंप दिया जाएगा। तो आखिर भंडारण के नाम पर एफएक्यू का ये करोड़ों का क्या खेल खेला जा रहा है? बेशक इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18। हरदा में बारिश की वजह से व्यापारियों को भारी नुकसान की बात कही जा रही है। टिमरनी कृषि मंडी में व्यापारियों ने किसानों से मूंग की खरीदी की थी। खरीदी गई फसल खुले आसमान के नीचे थी। ऐसे में बारिश की वजह से अनाज भीग गया। व्यापारियों का कहना है कि भीग जाने के बाद मूंग जल्द अंकुरित हो जाता है। ऐसे में उनको लाखों का नुकसान हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।